सवाल तो ये है कि शुरुआत में कि जो कुछ भी जिस पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या आपने इसकी कल्पना की थी कि इस योजना के आते ही देश सुलग उठेगा? खास तौर से जो उत्तर पट्टी है, गौ पट्टी है, उसमें जिस तरह के प्रदर्शन दिख रहे हैं, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? आपका जो मूल आज का टॉपिक है वो तो है मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन ये आपका सवाल थोड़ा सा अलग हटके है। पहले हम इसका जवाब दे दें। मोदी जी की एक आदत होती है, स्टनिंग वैल्यू उनके स्टेप्स में बहुत होता है। उनका शौक है ये कि अचानक कोई बात रात के 12 बजे आज ये कहते हैं। स्टनिंग उनका एक शौक है। ये जो पूरा स्कीम है ये स्टनिंग, हालांकि 2 साल से चल रहा था, हम लोग पूरी तरह वाकिफ थे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अचानक जब इसकी घोषणा हुई, कई बार जो घोषणाएं होती हैं मोदी जी की वो अपरिपक्व होती हैं। नतीजा ये होता है कि उनको लेके एक इनबिल्ट रिएक्शन समाज में शुरू होता है। जैसे नोटबंदी आपने देखा, एक प्री मैच्योर्ड डिसीजन था जिसमें कि आपको यह भी नहीं मालूम था कि नया वाला रुपया एटीएम की साइज से छोटा है, लिहाजा वो रिसीव ही नहीं होगा। तो ये इल कंसीव्ड पॉलिसीज होती हैं, लेकिन स्टनिंग वैल्यू चुकी होती है आज रात 12 बजे से। हर आदमी कहता है आज मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। दरअसल ये उसी का वो है जिसकी वजह से नाराजगी हो रही है। ये अपरिपक्व योजना है। ये बहुत अच्छी योजना है, पूरे दुनिया में चल रही है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहली बार, काम तो एक दो और भी किया है, ऐलान किया है, लेकिन कभी भी उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, जब वो बरेली में कह रहे थे कि किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, तो उस समय खुद गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि उस समय आमदनी कितनी है जिसको वो दूनी करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हुआ था। और हकीकत यह है कि आज भी कोई सर्वे नहीं हुआ है। किसानों की आमदनी का सिर्फ प्रोजेक्टेड फिगर्स है, जिसको लेके कि कहा जा रहा है कि अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई है। ये इंटरपोलेशन है, जो एक बेस ईयर ले लेते उस पर इंटरपोलेशन करते, कोई भी स्टडी नहीं हुई है। उसी तरह नीम की यूरिया 2016 में लाल किले की प्राचीर से कहा कि अरे साहब हमने तो कमाल ही कर दिया, यूरिया नीम की ले आए, नीम कोटेड है, और इससे अब इंडस्ट्रियल यूज के बाहर हो जाएगी। ताली बोल, मैंने सीख लिया है बजाना। इंडस्ट्रियल यूज के उसमें हो जाएगी, ये बाहर हो जाएगी, क्योंकि नीम कोटेड है। अब ये इंडस्ट्रीज यूज नहीं कर पाएंगी और हमारा 6,000 करोड़ बचेगा। पिछले 5 साल से अभी 2 दिन पहले इनका जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसने छापा मारा देश के 7 राज्यों में, और वहां पे इंडस्ट्रीज 5 पैसे, सिर्फ 5 पैसे की लागत से पर किलो वो यूरिया का नीम हटा देती हैं और उसको यूज कर रही हैं। एक देश का प्राइम मिनिस्टर क्या इतना भी नहीं समझ सका कि ये बचकाना नीम कोटिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस को कितने मिनट लगेंगे इसको हटाने में? तो ये बचकाने होते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन को तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कहीं से गलत नहीं। और एक जो आपने टॉपिक लिया है, ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये ऑब्वियस है। इसको पहले से फोर्सी करना चाहिए कि जैसे ही वो 4 साल कहेंगे और कोई भी उसके साथ एडेड एडवांटेज उनको फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा, तो विरोध होगा। ये कोई एक बच्चा भी जो प्राइमरी स्कूल जाता होगा वो भी समझ सकता है। करना क्या था आपको? 4 साल आपने क्यों रखा? 5 साल क्यों नहीं रखा? 2 साल क्यों नहीं रखा? 5 साल में ग्रेजुएटी देनी पड़ती, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, लिहाजा इसको धीरे से 4 साल कर दिया। पहला तो ये किया। यहाँ पे आपने नियत की बात है। वेलफेयर स्टेट कभी भी शोषणकारी नहीं हो सकता। ये जो स्कीम आप लाए हैं, इसमें आपने, जानते हैं आपको कितना फायदा होने जा रहा है? हर कैंडिडेट पे 11,70,00,000 का स्टेट को फायदा होगा। मतलब अगर आपने 1,000 लोग इस प्रोसेस से रिक्रूट किए, तो आपका 11,000 करोड़, 1 लाख अगर रिक्रूट कर लिए, तो आप समझ सकते हैं कि 12 लाख करोड़ का आपको फायदा होगा। अब इसको करना क्या था आपको? सिंपल सा था कि इनको क्लियर मैसेज होता कि इसके बाद सीएपी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सीएपीएफ के जो 7 विंग हैं उसमें हम रिक्रूटमेंट इन्हीं से लेंगे। सिर्फ ये कर दे तो उसको एक फ्यूचर दिखाई देता कि हम यहां से निकलेंगे
एक ट्रेनिंग रहेगी हमारे पास, और हमारा वेटेज जो होगा वो इतने % होगा। आप ये करने जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि अगले 4 दिन के अंदर ये घोषणा होने जा रही है, लेकिन आपने अपरिपक्व रखा, जिससे ये बच्चे नाराज हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट है, नाराज होना लाजमी है, लेकिन अगर आपने ये घोषणा शुरू में कर दी होती कि तुम्हारा फ्यूचर एश्योर्ड है। दूसरा क्या था, ग्रेचुइटी 1 साल बाद उनको मिलनी थी, इसको और ल्यूक्रेटिव बना देते, थोड़ा सा और ल्यूक्रेटिव बनाते, और फ्यूचरिस्टिक एश्योरेंस, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा खतरा होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ना होने की वजह से, लड़का फ्यूचर के लिए बहुत परेशान होता है। लिहाजा 4 साल बाद उसको लग रहा है कि हम सड़क पे होंगे, फिर से हमारी तो शादी भी नहीं होगी, क्योंकि अच्छा ये उस वाली नौकरी में है। तो इसकी तो बिहार, हम लोग बिहार के हैं आनंद जी, दरअसल हमने, अच्छा हुआ आपने जब पैनल में आनंद जी को बुलाया, तो मुझे लगा ये कंप्लीट हो गया ये आज का पैनल, क्योंकि ये टॉपिक आनंद जी का है। कैसे है ये मैं अभी बता देता हूं। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में आपको ताज्जुब होगा कि रिक्रूटमेंट इसी तरह हुए, शॉर्ट ड्यूरेशन रिक्रूटमेंट किया गया, और 2 लाख की जो फौज थी वो 25 लाख की हो गई। अंग्रेजों ने इसको इतना बढ़ा दिया। वो सारे लोग वापस आए, उनको सिर्फ एक टोकन कुछ ग्रेचुइटी मिली थी, कोई उसके बाद ना पेंशन ना कुछ, एक्सप्लॉयटेटिव था। लेकिन वो बेचारे भारत के लोग लड़ने गए, और कहां तक लड़े, ब्रुसेल्स में लड़े, फ्रांस में लड़े, कहां नहीं लड़े। और वो लड़के जब वापस आए तो वो समाज में बहुत अच्छे लोग माने गए, वो उनकी बुराई नहीं हुई। तो हम आपके इस ओरिजिनल टॉपिक पे अभी आएंगे। तो दरअसल आपका ये टॉपिक जो है, ये प्री कंसीव नोशन से आपने एक गलत टॉपिक, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इशू बड़ा होना चाहिए।